साथियों, मैं आप तमाम लोगों का इस फेसबुक लाइव में बिरसा ब्रिगेड आदिवासी विचार मंच और अन्य संगठनों की तरफ से, मिशन आदिवासी भारत के तरफ से स्वागत करता हूं। आपसे मेरी विनंती है कि जो आज का विषय है बिरसावाद एक विचार, ये जो विषय रखा गया है मेरे को ऐसा लगता है कि यह विषय इस देश के आदिवासियों के साथ साथ तमाम भारतवासियों के लिए, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, माइनॉरिटी हो, मराठा हो या अन्य समाज के लोग हो, यहां तक के इस देश के उच्च वर्णीय भाई भी हो, उन तमाम लोगों के लिए ये विषय बड़ा महत्व रखता है। साथियों, इस देश में ऐसा भ्रम फैलाया गया कि आदिवासियों की कोई विचारधारा नहीं है और आदिवासी बिगर विचारधारा के लड़ते रहते हैं, इसलिए हारते रहते हैं, ऐसा आरोप और ऐसी टिप्पणियां इस देश के इतिहासकारों ने, इस देश के वैचारिक बुद्धिजीवियों ने और अन्य विचारधारा में काम करने वाले लीडर्स ने कमेंट्स किए और हमने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया। हमने देखा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक वर्ग हजारों सालों से अपनी सांस्कृतिक पहचान, अपने सांस्कृतिक अधिकार यानी जल, जमीन, जंगल के अधिकार और अपनी सामाजिक स्वायत्तता के लिए हजारों सालों से संघर्ष कर रहा है। और ये जो संघर्ष है ये निरंतर चलते जा रहा है। कुछ लोगों ने, जिन्होंने ऐसा टिप्पणी किया आदिवासियों के ऊपर में, आदिवासी शहीदों के ऊपर, कि भाई आदिवासी संघर्ष इस देश में कामयाब नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत बात है। आदिवासी संघर्ष इस देश में एकमेव संघर्ष है जो कामयाब हुआ है। आपको देखना पड़ेगा, ये बात समझनी पड़ेगी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक, पीढ़ियों दर पीढ़ी आदिवासी इसी संघर्ष को लड़ते हुए आए हैं और इसी संघर्ष में अपना विश्वास दर्शाया है। इसमें दो बातें हैं कि उनकी समस्या निरंतर बढ़ती गई या समस्या वैसी ही रही, और संघर्ष हमेशा उन्हीं बातों का रहा है जो पहले भी रहा। बिरसावाद को समझने के लिए आप लोगों को मैं पहले कुछ बातें क्लियर कर देता हूं कि बिरसावाद आखिर क्या है। बिरसावाद यानी क्या? कुछ लोगों की बड़ी गलतफहमी है कि बिरसावाद यानी बिरसा मुंडा की विचारधारा। केवल ये बिरसा मुंडा की विचारधारा नहीं है, बिरसा मुंडा इसका आखिरी नेतृत्व कर रहे थे इस विचारधारा का, इसलिए बिरसा को मॉडल बना के सामने रखा गया। बिरसा सबसे कम उम्र का सैनिक था, इस संघर्ष का सबसे कम उम्र का सैनिक था। बिरसावाद ये हमारे पूर्वजों की विचारधारा है और विचारधारा
के साथ साथ ये हमारी संघर्ष की रणनीति है। बिरसावाद इस देश के सांस्कृतिक समूहों को समान सामाजिक साँचे में ढालने का एकमेव मंत्र है, जो भारत में किसी ने नहीं किया। आदिवासी संघर्ष में, आदिवासी विद्रोह में आपको 3 बातें देखनी पड़ेंगी और ये मिलती ही है। पहला, आदिवासियों का संघर्ष हमेशा जमीन के लिए होगा और उसी जमीन पे जल है, उसी जमीन पे जंगल है। ये एक बात आपको समझ लेनी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आदिवासियों का संघर्ष हमेशा उनकी स्वायत्तता के लिए हुआ है, उनके स्वामित्व के लिए, उनके सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों के लिए हुआ है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, उनकी पहचान के लिए हुआ है। आदिवासियों ने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया। आदिवासी ये आक्रमणकारी जमात नहीं है, इसलिए आदिवासियों के संघर्ष को आक्रमण करने वाले विद्रोह के रूप में देखा जाना ये बचपना है, ये बेईमानी है। आदिवासियों का इतिहास निकाल के देख लीजिए, आदिवासियों ने कभी किसी पर अतिक्रमण नहीं किया, क्योंकि वो खुद मालिक थे। मालिक कैसे किसी पर अतिक्रमण कर सकता है? इसलिए अतिक्रमण ये शब्द जो गवर्नमेंट भी यूज कर रही है अभी आदिवासियों के लिए, कि आदिवासियों ने जमीन पे अतिक्रमण किया है, आदिवासियों ने जंगल पे अतिक्रमण किया है, ये यहाँ पर अपने घर बना लिए हैं, ये यहाँ पर खेती पर अतिक्रमण कर लिया है, जंगल की जमीन पे अतिक्रमण कर लिया है। ये जो शब्द आदिवासियों के बारे में गवर्नमेंट भी यूज कर रही है, या उनके साथ साथ अन्य पूंजीपति वर्ग, यहाँ के नेतागण, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, ये जो यूज कर रहे हैं आदिवासियों के प्रति शब्द, ये शब्द वास्तविकता में आदिवासियों को अपमानित करने वाला शब्द। आदिवासी अतिक्रमणकारी नहीं है, वो इस देश का नागरिक नहीं, इस देश का मालिक भी है, और पहले मालिक है। और भारतीय संविधान के तहत वो एक नागरिक है, ऐसा नागरिक जो इस देश का मालिक है। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी बोल चुका है कि आदिवासी देश के प्रथम नागरिक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। दे आर द ओनर्स ऑफ इंडिया, दे आर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंडिया, दे आर द एबोरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट्स भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी भारतीय संवैधानिक संस्था की सबसे बड़ी न्याय प्रणाली का यूनिट, और उस संस्था के मार्फत ये बोलना ये इस बात को प्रमाणित करता है कि आदिवासी इस देश के मालिक है। साथियों, बिरसावाद को देखने के लिए आपको कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा कमेंट्स होता है कि भाई ये बिरसावाद है क्या? बिरसावाद एक ऐसी विचारधारा है जो इंसान के जीवन से जुड़ी है। आप देखिए, बिगर जंगल के, बिगर पेड़ के आपको हवा नहीं मिल सकती, बिगर जमीन के आपको अनाज नहीं मिल सकता है, और बिगर जल के, बिगर पानी के आप जिंदा नहीं रह सकते। ये जो जल जमीन जंगल का कंसेप्ट है, ये जो जल जमीन जंगल का तत्व ज्ञान है, ये आदिवासी संस्कृति का मूल आधार है। और यहीं से जीवन अस्तित्व की जो वास्तविकता है, आपको प्रकृति में जीना है, इसको प्राकृतिकवाद भी बोलते हैं, नेचुरलिज्म भी बोलते हैं। तो आपको अगर इस प्रकृति पे जिंदा रहना है, मानव जीवन की संभावनाएं, प्राणी की संभावनाएं, जितने जीव है उनकी संभावनाएं, ये 3 चीजों के बगैर असंभव है। जल, जमीन और जंगल के बगैर जीवन का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। ये सच है। यहीं से आदिवासीवाद शुरू होता है, यहीं से बिरसावाद शुरू होता है। बिरसावाद जल जमीन जंगल की जो प्राकृतिक कल्पना है, ये प्राकृतिक कल्पना में नहीं बोलेंगे हम, इसको प्राकृतिक वास्तविकता बोलनी चाहिए। ये प्राकृतिक वास्तविकता में एक बात जो इंसान का प्रकृति
और इंसान का जो जीवन है, इसके बीच में जो संवाद होता है, जो संपर्क होता है, जिस मानव ने इस प्रकृति में, क्योंकि प्रकृति में मानव के प्रतिकूल व्यवस्था है और प्राणियों के अनुकूल व्यवस्था है, तो प्राणियों के अनुकूल व्यवस्था यानी उनके लायक व्यवस्था और मानव के प्रतिकूल व्यवस्था, उसके विरोध की व्यवस्था, जो व्यवस्था है उसमें अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने जीवन अस्तित्व के लिए और अपने विकासशील जीवन के लिए जो पहला कदम उठाया इंसान ने, वहीं से मानव क्रांति का उद्गम हुआ है और यहीं से बिरसावाद की वास्तविक शुरुआत होती है। साथियों, बिरसावाद आपकी मूल पहचान की तरफ लेके जाता है, क्योंकि बिरसावाद यह धार्मिक विचारधारा नहीं है, बिरसावाद ये सांस्कृतिक सामाजिक विचारधारा है जो मानव की प्रगति के साथ साथ उसके जीवन अस्तित्व को लेकर दिखाई देता है, खड़ा रहता है। बिरसावाद ये केवल विचारधारा नहीं, ये सिद्धांत है, ये एक संघर्ष का और संघर्षपूर्ण जीवन जीने का मूल सिद्धांत है। बिरसावाद को इस तरीके से देखा जाता है। बिरसावाद प्राचीन काल से, यानी सबसे पहले प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, वर्तमान तक आपके संघर्ष का प्रतिनिधित्व कर रहा है। 4000 साल का संघर्ष है। बिरसावाद की शुरुआत अगर हम ऐसा मानते हैं तो आर्य आक्रमण के बाद में हुई, जब आर्यों के आक्रमण के खिलाफ में आदिवासियों ने अपनी सुरक्षा की लिए पहला कदम उठाया। आर्यों के अतिक्रमण की रणनीति के खिलाफ में आदिवासियों ने जो विद्रोह किया, आर्यों के संक्रमण के रणनीति के खिलाफ में आदिवासियों ने जो संघर्ष किया, उसी संघर्ष का नतीजा है बिरसावाद। ये आर्यों के खिलाफ का, आर्यों के खिलाफ में जो आदिवासियों ने संघर्ष किया, आर्यों ने आक्रमण किया और आदिवासियों ने अपने बचाव में, अपनी सुरक्षा में जो संघर्ष किया, जो विद्रोह किया, यह है बिरसावाद। आर्यों की क्या रणनीति थी? अतिक्रमण, आक्रमण और संक्रमण। पहले आप पर आक्रमण करना, उसके बाद आपकी जमीनों पर, आपके क्षेत्रों पर अतिक्रमण करना, और उसके बाद आपके दिमाग में एक वैचारिक संक्रमण करना, आपको कंफ्यूज करके रखना। किसी भी गुलाम आदमी को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि उसके विचारों पर अपना नियंत्रण खड़ा करना। आदिवासियों के विचारों पर नियंत्रण खड़ा करने का जो तंत्र था आर्यों का, यही से ये सब चीजें शुरू हुई। कोई अब इसको आर्य अनार्यों का संघर्ष बोलते हैं, हम आज भी इसको आदिवासियों का ही संघर्ष बोलते हैं, क्योंकि इसके पहले अनार्य नहीं आदिवासी रहते थे। अनार्य ये आर्यों के मार्फत दूसरा पर्यायी शब्द चुन के लाया गया है। हम अनार्य नहीं बोलेंगे अपने आप को, इस देश के मूल मालिक बोलेंगे, इस देश के आदिवासी और मूल निवासी अपने आप को बोलेंगे। हम असुर हो सकते हैं, हम दानव हो सकते हैं, हम विभिन्न जनजाति के हो सकते हैं, लेकिन हमारा मूल संघर्ष, हमारा डीएनए, हमारी सांस्कृतिक समानता, हमारा मूल एक जगह है। इस बात पे अटूट विश्वास है आदिवासियों का। चाहे आप तिलका मांझी का संघर्ष देख लीजिए, चाहे भगवान कंटा भील का संघर्ष देख लीजिए, सिद्धू कानू का संघर्ष देख लीजिए, रामोजी भांगरे का संघर्ष देख लीजिए, बाबूराव शेरमाके का संघर्ष देख लीजिए, गुंडा धूर का संघर्ष देख लीजिए, आपको ये अवशेष नजर आएंगे। रेंगापुरकू का संघर्ष देख लीजिए, ये बात को आप समझ लीजिए। तो आदिवासी विद्रोह जो हुआ है,
वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए, अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए, अपने समाज की सुरक्षा के लिए जो विद्रोह हुआ है, उस विद्रोह के पीछे एक विशिष्ट विचारधारा थी। उसी विचारधारा को बिरसावाद के रूप में हम लोगों के सामने लाया। मैंने भारत में अलग अलग विचारधारा के लोगों का अध्ययन किया, अलग अलग विचारधारा के लोगों के बीच में गया, उसको समझा। लेकिन मेरे को यह बात समझा है कि इस भारत में विश्व के किसी भी जमात से ज्यादा संघर्ष करने वाला वर्ग यानी भारत का आदिवासी है। बाकी देशों में भी आदिवासी ही संघर्ष कर रहे हैं। 4000 साल का संघर्ष, इसमें 4 करोड़ से ऊपर 4 जनरेशन तक के, यानी अपने आज तक के 4000 में आप अपनी 400 जनरेशन का इंतजाम कर सकते हैं, यानी उसको एस्टिमेट कर सकते हैं कि 400 जनरेशन हमारी एक ही संघर्ष को लड़ रही है। ये हमारा वारसा है। एक बार कोई संघर्ष अगर बिगर विचारधारा का रहा तो उसको दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होता। इसके पीछे विशिष्ट विचारधारा थी करके ये ट्रांसफर हुआ। भारत में धर्म खत्म हो गए, भगवान खत्म हुआ, लेकिन आदिवासियों की संस्कृति खत्म नहीं हुई। लाख लोगों ने कोशिश की, आज भी कोशिश जारी है आदिवासी संस्कृति को समाप्त करने, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि ये उनके मूल में है, ये डीएनए नेचुरल है। कुछ हमारे समाज बांधव आधुनिकता का नाम पर अपने बुनियादी बात को भूल गए। जो अपने माँ बाप को याद नहीं करता, जो अपने माँ बाप को, अपनी पूरी जनरेशन को, अपने पूर्वजों को भूल गया, उस व्यक्ति का जीवन क्या है? अगर पूर्वज नहीं होते तो आप कहां से होते? यानी आपने अपने पूर्वजों से भी गद्दारी की, अपने समाज से भी गद्दारी की, और उन शहीदों से भी गद्दारी की जिनके भरोसे आपका अस्तित्व है आज। बिरसावाद को देखने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बिरसावाद की वास्तविकता क्या है? साथियों, इस देश में जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उस समय अलग अलग अपार नाम हुए। 1857 का जो आंदोलन का ये लोग सब जिक्र कर रहे हैं कि 1857 में जो विद्रोह हुआ, 25 से 20% विद्रोह गैर आदिवासियों में हुआ, लेकिन 75% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी है इस देश। और उसी विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम का इन लोगों ने प्रारंभ माना है। जो भारत के इतिहासकार हैं, भारत के इतिहासकारों ने आदिवासी इतिहास को दबाने का प्रयास किया, आदिवासी इतिहास को मजबूरी में सामने लाया है, क्योंकि उसको छुपा नहीं सकते थे। जो अध्याय छुपा नहीं सकते थे वो छुपाया नहीं, उनको दिखा दिया, और जो अध्याय वो नहीं दिखाना चाहते थे उसको हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। लाखों की संख्या में आदिवासियों को मारा गया, लाखों की संख्या में। जितने लोग वर्ल्ड वॉर में नहीं मरे, उतने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी मारे गए। उनका कोई उल्लेख नहीं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं, रिकॉर्ड्स उपलब्ध नहीं है। इस देश में उच्च वर्णीय, मैं किसी क्रांतिकारी का या किसी राष्ट्र प्रेमी और क्रांतिकारी का जो शहीद हुए हैं, मैं उनका अपमान नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक बात सत्य है कि किसी भी उच्च वर्णीय या राष्ट्रीय प्रभाव के समाज के प्रतिनिधि को इस देश में बहुत जगह मिली है, लेकिन आदिवासी शहीदों के फोटो तक उपलब्ध नहीं है गवर्नमेंट के पास में। बाबू शर्मा के का ओरिजिनल फोटो इनके पास में नहीं, राघोजी भांगरे का फोटो नहीं है इनके पास, टंडे भील का एक फोटो नहीं है इनके पास में बुड्ढा धूल का फोटो नहीं, रेंगा बोलकू का फोटो नहीं। क्या कारण है? इनकी फोटो तक की नहीं उपलब्ध है। उस वक्त ये सुविधा थी, उसी काल के या उसके पहले के काल की जो बाकी शहीद हुए हैं उनकी हर चीजें उपलब्ध है, लेकिन आदिवासियों की कोई चीजें उपलब्ध नहीं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि आप बिरसावाद को समझने की तरफ चल रहे हैं। साथियों, भारत में जमींदार, पूंजीपति और उच्च वर्णियों की साठगांठ
स्वतंत्रता के पूर्व से भी थी। एक ऐसी व्यवस्था थी देश में जो असमानता पे आधारित थी, गैर बराबरी पर आधारित थी। और ये जो व्यवस्था थी, इसके खिलाफ में जो आदिवासी शहीदों ने लड़ा, वो लड़ाई समानता की थी, वो लड़ाई अधिकारों की थी, वो लड़ाई अतिक्रमण के खिलाफ में थी, और वो लड़ाई उनके जीवन, अस्तित्व और अस्मिता से जुड़ी हुई लड़ाई। साथियों, एक एनालिसिस हुआ भारत में, अलग अलग बुद्धिजीवियों ने एनालिसिस किया। उन्होंने बिरसा मुंडा को इंडियन कार्ल मार्क्स की उपाधि दी कि बिरसा मुंडा भारत में कार्ल मार्क्स के बराबर है, जिन्होंने अर्थशास्त्र पर वर्ग संघर्ष की बात की, जिन्होंने डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, जिसको बोलते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत जिन्होंने रखा, वो वैचारिक कम्युनिस्ट विचारधारा के महापुरुष कार्ल मार्क्स के साथ में तुलना की गई बिरसा मुंडा की, उनको इंडियन कार्ल मार्क्स के रूप में देखा गया। दूसरी तरफ भारत में एक अलग आंदोलन था जो राष्ट्रीय प्रवाह से जुड़ा हुआ था, जिसको गांधी जी के नेतृत्व में लिखा गया। गांधी जी के नेतृत्व में जो बड़े आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये सबको स्वीकार करना पड़ेगा। असहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन की जो नींव है वो बिरसा मुंडा के आंदोलन से रही। मैं हमेशा भाषण में बताता हूं कि गांधी जी ने बिरसा मुंडा से प्रेरणा ली। बहुत कम लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है, इट्स ए हिस्टोरिकल ट्रूथ। भारत की सबसे बड़ी सच्चाई है कि गांधी जी ने बिरसा मुंडा से प्रेरणा ली। जब वो झारखंड में कांग्रेस का पहला अधिवेशन था रामगढ़ में, तब गांधी जी को बिरसा मुंडा के बारे में पता चला, क्योंकि वहां पर बिरसा मुंडा जी का एक गेट लगा हुआ था और उनके बारे में सब लिखा हुआ था। गांधी जी ने जब पूछताछ की कि ये आंदोलन क्या है, ये ताना भगत का आंदोलन क्या है, ये बिरसा मुंडा की लोग क्या चाहते हैं या बिरसा मुंडा क्या चाहते थे, जब गांधी जी को पता चला तो उन्होंने उसी मंच पे इस बात को क्लियर किया कि हाँ, इसी आंदोलन की आज पूरे देश को जरूरत है। हमारे गांव में हमारी सरकार वो जो आंदोलन था बिरसा मुंडा, जल जमीन जंगल और सामाजिक स्वायत्तता का आंदोलन, वो राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील हुआ। उसको मॉडिफाइड करके गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन के रूप में, यानी भारत की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। उसकी प्रेरणा भी गांधी जी को बिरसा मुंडा से मिली। और समझने वाली बात यह है कि गांधी जी ने अपना सरल वेशभूषा बिरसा मुंडा को देखकर ही बदली, यानी भारत की स्वतंत्रता को भी, भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में भी बिरसा मुंडा ये बहुत बड़ा नाम है। और केवल बिरसा मुंडा नहीं, जितने आदिवासी शहीद हुए उनकी प्रेरणा को भुलाया नहीं जा सकता। वास्तविकता में भारतीय स्वतंत्रता का जो सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन था, जो जमीनी आंदोलन था, वो आदिवासियों का ही आंदोलन था, जो वास्तविकता में भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया। ये दुर्भाग्य है कि इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन का नाम नहीं दिया गया, इसको राष्ट्रीय प्रभाव से दूर रखा गया। ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है। जब पॉलिटिकल ट्रांसफर हुआ, पॉलिटिकल पावर ट्रांसफर हुआ, तब आदिवासियों की भागीदारी नहीं के बराबर थी, क्योंकि आदिवासियों को षड्यंत्रपूर्ण तरीके से राष्ट्रीय प्रभाव में बाहर रखा गया, उनके आंदोलनों को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में। ये सबसे बड़ा धोखा आदिवासियों के साथ में था। बड़ी बात, आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से बारे में सोचते हैं, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इतना ही नहीं, विश्व स्तर पर कार्ल मार्क्स को आप देखते हो तो आपने कार्ल मार्क्स की भी जो आंदोलन की तुलना है, जो समानता का सिद्धांत है, उनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, तो बिरसा मुंडा के संघर्ष तो दिखाई देता है, आदिवासी संघर्ष में आप लोगों को दिखाई देता है। और आदिवासी संघर्ष में आपको स्वायत्तता की बात दिखाई देती है, आदिवासी संघर्ष में आपको भूमि की बात दिखाई देती है। ये बहुत बड़ी बात है, ये मानने लायक बात है, ये समझने लायक बात है। तो
जहां वर्ग संघर्ष की बात आती है, पूंजीपतियों के खिलाफ में, साहूकारों के खिलाफ में, जमींदारों के खिलाफ का जो आंदोलन आदिवासियों का, वो उसकी तुलना कार्ल मार्क्स के आंदोलन से की गई और इसीलिए कार्ल मार्क्स, इंडियन कार्ल मार्क्स का दर्जा और लोगों ने उनको उपाधि दी बिरसा मुंडा को। दूसरी तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो आंदोलन था, जो सामाजिक विषमता के खिलाफ, इस देश में वंचितों को उनके अधिकार दिलाने के लिए जो संघर्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का था, अगर आप बाबा साहेब अम्बेडकर के आंदोलन को देखेंगे और बाबा साहब द्वारा किए गए विधान को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाबा साहब को देखते हुए लोगों ने यह बोला कि बाबा साहब के पहले हमको सांस्कृतिक अम्बेडकर के रूप में बिरसा मुंडा दिखाई देते हैं। बाबा साहब बिरसा मुंडा के बाद की पीढ़ी के हैं, बाबा साहब से भी लोगों ने उनकी तुलना की, क्योंकि बिरसा मुंडा ने सामाजिक दीक्षा, सांस्कृतिक दीक्षा ली, बाबा साहब ने यहाँ पे धम्म की दीक्षा ली। धम्म ये धार्मिक कंसेप्ट नहीं थी उस वक्त, बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा ली वो एक सामाजिक कंसेप्ट थी जो सत्य शोध के आधार पे थी, जिसको महात्मा फुले के आंदोलन से आप देख सकते हैं। बिरसा मुंडा के आंदोलन में आपको ये झलक दिखाई देती है। आप महात्मा फुले के 2-4 किताबें आप बहुत फेमस हुई है, गुलामगिरी, आप उसको अच्छे से देखिए। शेतकऱ्यांचे असूड करके एक किताब थी, और सत्य शोधक समाज की जो कंसेप्ट महात्मा ज्योतिबा फुले की थी। आप बिरसा मुंडा के विचारों में इन सब चीजों को देख सकते हैं, आदिवासी शहीदों के विचारों में, यहाँ तक के महात्मा ज्योतिबा फुले ने, आप देखोगे रामूजी भांगरे उनके आंदोलन का जिक्र करते हैं। वो आदिवासी आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रेरित थे महात्मा ज्योतिबा फुले, आदिवासी विद्रोह से सबसे ज्यादा प्रेरित थे। महात्मा ज्योतिबा फुले को जो भारत का सांस्कृतिक आंदोलन समझा है वो आदिवासी संघर्ष की वजह से समझा। ये बड़ी बात है। आप संभाजी महाराज में भी आप देख लीजिए, संभाजी महाराज का जो संघर्ष रहा है वो सांस्कृतिक संघर्ष था, वो धार्मिक संघर्ष नहीं था। वो एक अलग तरीके से उसको देखने का एंगल चाहिए, आप उस तरीके से देखा जाना चाहिए। और ये दुर्भाग्य है कि संभाजी महाराज को सांस्कृतिक महापुरुष के रूप में ना देखते हुए उनको एक राज सत्ता और राजा के रूप में खड़ा करके देखा जाता है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। साथियों, बिरसा मुंडा का आंदोलन और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में सोचते हैं तो यह सत्य है कि बाबा साहब की जमीन पश्चिम बंगाल में रही। जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र, अभी वर्तमान में जहां इलेक्शन हुए हैं आप पश्चिम बंगाल में, वहां पे जो आदिवासी क्षेत्र है ये पहले उस बेल्ट से जुड़ा हुआ था। बिहार के बॉर्डर साइड, झारखंड, उड़ीसा का जो बॉर्डर एरिया है, जो सेंट्रल एरिया है, उससे कनेक्टेड पार्ट था। उस बेल्ट में उस वक्त बिरसा मुंडा का विद्रोह वहां तक के पहुंचा। वहां पे भी लोगों ने बिरसा मुंडा के संघर्ष को अपनाया और हजारों की संख्या में लोग शहीद हुए, और वो जमीन का ही संघर्ष था। यहाँ पे जबरन जोत का आंदोलन या जमीन का जो आंदोलन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तेलंगाना में ये किया, वहां पर बाबा साहब ने बोला मैं अपने जमीन के आंदोलन में बिरसा मुंडा को इस आंदोलन का गुरु मानता हूं, मैं बिरसा मुंडा से प्रेरित हूं। यह स्टेटमेंट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कर रहा है। और वहां से पश्चिम बंगाल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग, बिरसा मुंडा के अनुयायी लोग, उस विचारधारा के लोग, बिरसावादी लोग, आज हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, आज हम उनको परिभाषित करते हैं कि वो बिरसावादी लोग थे जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पश्चिम बंगाल से जिता के दिया। कांग्रेस से बगावत की उसमें सुभाष चंद्र बोस के छोटे भाई लड़ रहे थे कांग्रेस, उनके खिलाफ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से जिता के लाना और आदिवासियों ने कांग्रेस के खिलाफ में बगावत करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जिताना, ये एक बहुत बड़ी घटना है। यहाँ पर बाबा साहब को तो हम लोगों ने महाराष्ट्र कोई ये नहीं किया, तवज्जो नहीं किया, उल्टा बाबा साहब यहाँ से इलेक्शन हार डाला। ये बताने का तात्पर्य ये है कि बिरसावाद क्या है, इस चीज को समझना पड़ेगा। बिरसावाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने प्रतिनिधित्व दिया इस देश को, एक दिशा दी है, इस देश को राष्ट्रीय लाइन मिली है बिरसावाद से। ये कोई मानता नहीं, कोई स्वीकार नहीं करता है। भारत आजाद नहीं होता अगर भारत में बिरसावाद नहीं। आज हम बोल रहे हैं, ये हम दावे के साथ बोल रहे हैं कि बिरसावाद ही है जिसने भारत को आजादी दिलाई।
जो आज राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात जो हम लोगों को पाठ पढ़ा रहे हैं, इनको अगर अच्छे से बैठा के समझाए या खुला डिस्कशन करे, वो कहीं पर भी हम उनको साबित करके बता सकते हैं कि देश के लिए कुर्बानी किसने की। इस देश की जो स्वतंत्रता का संघर्ष हुआ, इस देश का जो वास्तविक संघर्ष जिसने जमीन पे लड़ा है, जंगलों में लड़ा है, वो कौन थे? वो आदिवासी ही थे। उनके साथ में इस देश के पिछड़े थे, इस देश के दलित थे, इस देश के बाकी लोग थे। इसको भुलाया नहीं जा सकता। ये बोलने की जरूरत इसलिए पड़ रही है भाई कि आज हमको हमारे ही देश में ये लोग अमानवीय प्रवृत्ति का अमानवीय परिभाषित कर रहे हैं। हमारी जो सामाजिक पहचान है उसको खत्म करने के पीछे, हमारी सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने के लिए एक विशिष्ट षड्यंत्र चलाया जा रहा है इस देश में। ये लोग आदिवासियों को मालिक नहीं, नागरिक भी नहीं बोलना चाह रहे हैं। आपकी नागरिकता में भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी बात है। और ऐसे समय बिरसावाद की जो चर्चा आप लोगों ने रखी है, ये बिरसावाद हर आदिवासी आदमी को, हर पिछड़े आदमी को, हर मूल निवासी आदमी को, जो इस देश में आदिवासियों को वंशज समझता है अपने आप को, उस व्यक्ति ने, उस समाज ने, उस समुदाय ने सोचना ही चाहिए कि बिरसावाद क्या है। ये बहुत बड़ी बात। बिरसावाद ये सांस्कृतिक, ये जो विचारधारा है, ये सांस्कृतिक भारत की संस्थापक है। आप नोट कर रहे हो जो भारत, वास्तविकता में भारत सांस्कृतिक भारत था, धार्मिक भारत नहीं रहा है। कौन बोलता है धार्मिक भारत था? मेरे को बताइए, धार्मिक सत्ता इस देश में कहां थी? यहाँ पे जातीय सत्ता थी, यहाँ पे वर्ग विशेष की सत्ता थी। लेकिन वास्तविकता में भारत, अगर आप भारत को देखते हो पूरे, अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग बोली भाषा वाले लोग, तो भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है, धार्मिक राष्ट्र नहीं है। और इस सांस्कृतिक भारत की स्थापना बिरसावाद ने किया है, ये हमारा दावा है। और बिरसावाद जो विचारधारा है, ये इस देश में सांस्कृतिक समाज की पुनर्स्थापना का आखिरी रास्ता है, लास्ट वे टू स्टैब्लिश कल्चरल सोशल सिस्टम इन द कंट्री। ये है बिरसा। और ये केवल अपने देश में ही नहीं, विश्व में आज धार्मिक द्वंद्व हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं। धार्मिक राष्ट्र कहला रहे अपने आप, धर्म में जाति, उसमें अलग अलग वर्ग, टुकड़े टुकड़े में बट रहा है। जो धार्मिक द्वंद्व चल रहा है पूरे विश्व में, इसकी अगर कहीं तो भी इस विश्व को, इस देश को, वास्तविकता में भारत को, इस देश की धर्मनिरपेक्षता, इस देश की सार्वभौमिकता को अगर कोई बचा सकता है तो बिरसावाद बचा सकता है। क्योंकि ये सांस्कृतिक समाज की पुनर्स्थापना का रास्ता है, सिद्धांत है। यह जाति, पंथ और धर्म का कोई स्थान नहीं है। बिरसावाद एक शुद्ध सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा है, जो आदमी को उसके जीवन के साथ, उसके अधिकारों का, उसके स्वायत्तता का और उसके संघर्ष का बोध कराती है। वो है बिरसावाद। बिरसावाद आदिवासियों की आत्मा है। ये उनका ब्लड सर्कुलेशन का एक थ्योरी है। कोई भी आदिवासी है, अगर वो अपने आप को आदिवासी बोलता है तो उसको सिवाय बिरसावाद के कोई पर्याय नहीं, क्योंकि ये सांस्कृतिक बेस है, आधार है इसको संस्कृति। साथियों, आप देखिए, इस देश में मैं थोड़ी दूसरी चर्चा आपके सामने करना चाहता हूं। वो चर्चा इसलिए जरूरी है कि उसके बगैर आप समझ नहीं पाओगे कि ये मामला क्या है। आप देखिए, सब लोग जमीन को भूमि बोलते हैं। भूमा क्यों नहीं बोलते? भूमि ये स्त्रीवाचक शब्द है। भूमि ये स्त्रीवाचक शब्द है। अब आर्य भी बोलने लग गए हैं मातृभूमि, मां की जमीन। मातृभूमि है क्या? मां की जमीन।
बाप की जमीन क्यों नहीं बोलते? पितृभूमि क्यों नहीं बोलते? मां की जमीन इसलिए बोला जाता है, मातृभूमि इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर मातृ सत्तक जीवन पद्धति थी। ये सांस्कृतिक राष्ट्र था। आप भूमि ये सांस्कृतिक शब्द है, धार्मिक शब्द नहीं है। मातृभूमि का मतलब होता है मां की जमीन। मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो था, वहां पर मातृ सत्तक जीवन पद्धति थी। आज भी भारत के किसी भी आदिवासी जनजाति के जो लोग हैं, वो वहां मिली हुई लिपि को पढ़ सकते हैं, ये हमारा दावा है। चाहे मुंडा हो, गोंड हो, भील हो, या कोई भी, ये आज भी पढ़ सकते हैं उसको। संताल हो, कोरकू हो, आंध हो, महादेव कोड़ी हो, वारली हो, ठाकर हो, और यहां तक के मराठी, मराठी नहीं मराठी बोलने वाले लोग भी मोहनजोदड़ो हड़प्पा के उसको लिपियों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो सांस्कृतिक अवशेष आज भी आप में मौजूद है। चाहे जॉन मार्शल की बात लीजिए या जे.एच. हेक्टर की बात लीजिए, सभी ने इस बात की तरफ ध्यान केंद्रित किया है कि आदिवासी के पास में आज भी, आदिवासियों के घरों में, आदिवासियों के क्षेत्र में, आदिवासियों के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मोहनजोदड़ो हड़प्पा के अवशेष मिलते हैं। ये इस बात का प्रतिनिधित्व करती है कि प्राचीन भारत भी आदिवासी भारत था, वो सांस्कृतिक भारत। हमारे कुछ साथी कोई उसको भिलवाना, कोई कोलवाना, कोई गोंडवाना, इस टाइप के शब्दों से उसको अलंकृत करते हैं, लेकिन मैं उसकी शुद्ध सामाजिक परिभाषा करता हूं। वो आदिवासी राज्य था, सांस्कृतिक समाजवादी राज्य था। मेरे भाइयों, मैं आपको क्यों बताया है, भूमि को भूमा क्यों नहीं बोलते, जमीन को जमा क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये मात्र सत्तक शब्द है। इतना ही नहीं, इस देश की नदियों को भी इन्होंने मात्र सत्तक शब्दों से ही परिभाषित करते हैं। चाहे गंगा लीजिए, यमुना लीजिए, सरस्वती लीजिए, सिंधु लीजिए, गंगा लीजिए, नर्मदा लीजिए, ये मातृ सत्तक शब्द है। ये भी बिरसावाद का पार्ट है, क्योंकि ये सांस्कृतिक जीवन शैली या सांस्कृतिक समाजवादी समाज का जो निर्माण है, ये आदिवासी संस्कृति में आपको ये अवशेष मिल जाते हैं कि इनको महिलाओं ने ही निर्माण किया। क्योंकि मानव नहीं, प्राणियों में भी, आज भी आप प्राणियों में देखिए, मां ही अपने बच्चों को पालती है, उसका वो संरक्षण करती है, उसके लिए जीवन की परिस्थितियां निर्माण करती है, और उन परिस्थितियों के और इस सुरक्षा के जो समय रहता है, इसमें एक मूलभूत सांस्कृतिक विचार जो रहते हैं या व्यवस्था जो रहती है, वो निर्माण होती है। उस संस्कृति की निर्माता महिला होती है, और ये इस बात का अवशेष है, ये इस बात की सत्यता है कि भारत ये सांस्कृतिक राष्ट्र था, धार्मिक राष्ट्र नहीं था। आर्यों के आक्रमण की वजह से ये धार्मिक राष्ट्र बनने की तरफ जा रहा है, वो भी अभी ये प्रैक्टिस की जा रही है। ये संभव नहीं है, कोई भारत को धार्मिक राष्ट्र नहीं बना सकता है, ये जबरदस्ती है, ये गलत प्रैक्टिस है। अगर आप पूरे देश के लोगों को एक जगह रखना चाहते हैं, तो केवल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही आपके लिए काम आएगा, धार्मिक राष्ट्रवाद नहीं आ सकता। आप धर्म के नाम पे देश को बचा नहीं सकते, या देश को बना सकते हैं। जब आप बचा नहीं सकते तो बनाओगे कैसे? ये वास्तविकता है, ये फर्क है बिरसा ब्रिगेड की विचारधारा में, बिरसावाद में, और बाकी इस देश के जो प्रोग्रेसिव उपनिवेशवादी विचारधारा के लोग, धर्मपंथी लोग, धर्मवादी लोग, धार्मिक राष्ट्रवादी लोग, इनके बीच में और आदिवासियों के बीच में जो विचारधारा का डिफरेंस है, ये तुलनात्मक आपको देखना पड़ेगा। आप बिरसावाद के बारे में आपको बता दूं कि बिरसावाद में आक्रमण तो नहीं, सुरक्षा की बात करता है बिरसावाद, किसी पे आक्रमण की बात नहीं करता है। बिरसावाद अतिक्रमण की बात नहीं करता है।
वो अपने स्वायत्तता की बात करता है, अपने वास्तविक अधिकारों की बात, और उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष, किसी पे आक्रमण नहीं, संघर्ष, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष। हम किसी के छीन नहीं रहे हैं, बिरसावाद में किसी के छीनने की कोई थ्योरी नहीं है, दूसरों पर सत्ता स्थापित करने की कोई थ्योरी नहीं है, अपनी वास्तविक सत्ता को निर्माण करने की थ्योरी है। बिरसावाद में आप किसी दूसरे के हिस्से का रोटी छीनने का कोई कंसेप्ट नहीं है, अपने हिस्से की रोटी को बचाने का कंसेप्ट है, अपने हिस्से की रोटी को समानता से बांटने का कंसेप्ट है। ये बिरसावाद, बिरसावाद की जो एक हम जो तत्व ज्ञान सामने रख रहे हैं, जिसको सिद्धांत आइडियोलॉजी हम लोग सामने रख रहे हैं, वो आइडियोलॉजी इस मिशन की सबसे महत्वपूर्ण आइडियोलॉजी है। और वही आइडियोलॉजी देश के ही नहीं, विश्व के आदिवासियों को ही नहीं, तो भारत के जो आदिवासी वंशज है, जो आदिवासियों के वंशज है, बाकी जो हमारे भाई है, ओबीसी भाई है, एससी भाई है, माइनॉरिटी के भाई है, या और अन्य भाई लोग हैं, इतना ही नहीं, जो उच्च वर्णीय भाई है, वो भी अपने आप को जो आज भाग के रूप में ही करते हैं, बाकी सब चीजों को बुलाकर ला सकते हैं देश को, तो वो सांस्कृतिक कंसेप्ट से ला सकते हैं, धार्मिक कंसेप्ट। ये बचपना है, ये प्रभुत्ववादी विचारधारा है, ये साम्राज्यवादी विचारधारा है, ये साम्राज्यवादी, प्रभुत्ववादी, धर्मवादी विचारधारा के खिलाफ का सामाजिक सांस्कृतिक संघर्ष है, उसका नाम है बिरसावाद। साथियों, बिरसावाद के रूप में, एक मॉडल के रूप में हमने सामने बिरसा को लाया, क्योंकि इस देश में, विश्व का सबसे कम उम्र में इतनी व्यापक संघर्ष की पार्श्वभूमि खड़े करते हुए, और स्वयं बिरसा ने बोला है कि मैं जो कर रहा हूं ये मेरे पूर्वजों का दिया हुआ है। उस वक्त बिरसा मुंडा को टंट्या भील मालूम था, उस वक्त बिरसा मुंडा को बाकी देश के अन्य राज्यों की जानकारी थी। इसका उल्लेख है जॉन एंड्रॉप के जितने स्टेटमेंट्स है ब्रिटिश टाइम में, आप उससे समझ सकते हैं। ये आप समझ लीजिए। और ये हमेशा प्रयत्न हुआ है कि आदिवासी शहीदों को कम आंका गया, उनके संघर्षों को सीमित दायरे में देखा गया है। इस देश में जो आज अभी दावा कर रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में संघर्ष जो चल रहा है, वास्तविकता में आज उसको बिरसावाद समझाने की जरूरत है। बिरसावाद यानी आपकी घर वापसी, बिरसावाद यानी आपके मूल सांस्कृतिक सिद्धांत की तरफ वापस आना, बिरसावाद यानी समानता के, सामाजिक समानता के समाजवादी सिद्धांत की पुनर्स्थापना, बिरसावाद यानी अपने सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों के संघर्ष के प्रति अपने आप को जागरूक करना, यह बिरसावाद। बिरसावाद एक तत्व ज्ञान है। साथियों, कोई भी विचारधारा तभी लोगों के बीच में दिखाई देती है जब उसके आधार पर, उसके अनुरूप आपको संघर्ष दिखाई देता है। भारत में आदिवासियों का जो संघर्ष हुआ है, वो समान उद्देश्य, लक्ष्य और कारणों के आधार पर हुआ। ऐसे कभी सुने क्या आपने कि 4000 साल से कोई पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी ट्रांसफर हो रहे हैं और उसी संघर्ष को लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आप जो आज 5वीं अनुसूची का संघर्ष कर रहे हैं, 6वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं, आज जो स्वायत्तता की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट बिल की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन पे बात कर रहे हो, आज अपने क्षेत्र में, गांव में, अपने राज्य की बात कर रहे हैं, ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, वास्तविकता में ये आधुनिक बातें हैं, लेकिन इसकी जो पार्श्वभूमि आप देखेंगे, आपको बिरसावाद के रूप में दिखाई देगी। बिरसावाद पर आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये एक आईना है, अपनी आने वाली जनरेशन को समझाने का आईना है, अपने आने वाली जनरेशन को एक आइडियोलॉजिकल फ्रेम में खड़ा करने का आईना है। बिरसावाद के बगैर भारत के आदिवासी एक जगह नहीं आ सकते, बिरसावाद के बगैर इस देश के सांस्कृतिक समूह एक जगह नहीं आ सकते, बिरसावाद के बगैर इस देश के मूल मालिक एक जगह नहीं आ सकते, मूल निवासी एक जगह नहीं आ सकते, बिरसावाद के बगैर इस देश में राष्ट्रीयता निर्माण नहीं हो सकती। यह है बिरसा। यह अतिशोक्ति है कि मैं बिरसा मुंडा और हमारे जो आदिवासी पुरुष है, महापुरुष है,
इनको बाकी महापुरुषों से तुलनात्मक तरीके से नहीं देख रहा। मैं उनके विचारधारा में इनके अवशेषों को, इनके इनके प्रतिबिंब को दिखा रहा हूं। मैं महात्मा फुले की विचारधारा में आदिवासी आंदोलन के प्रतिबिंब को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कार्ल मार्क्स की विचारधारा में देख रहा हूँ, गांधी जी के आंदोलन में मैं देख रहा हूँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आंदोलन में देख रहा हूँ, संभाजी महाराज की तो वास्तविक पार्श्वभूमि आदिवासियों की। संभाजी महाराज का जो बेस था वो आदिवासी बेस था, कल्चरल, उनको कल्चरल टीचिंग हुई, वो सबसे ज्यादा इंप्रेस आदिवासी संस्कृति से थे। इसके कई प्रमाण है। आज पूरे देश में ऐसी स्थिति है, आप देखिए सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में आंदोलन कर रहे हैं, चाहे आदिवासी हो, ओबीसी हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी लोग अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं। आदिवासी समाज की पुनर्स्थापना, आदिवासी समाज का पुनरेकीकरण, उनका सामाजिकीकरण, उनका सामाजिक एकीकरण, ये प्रोग्राम जो है ये किसी ने हाथ में नहीं लिया, और इस प्रोग्राम को मिशन ने हाथ में लिया। ये जो मिशन भारत है, आदिवासी भारत है, ये जो मिशन आदिवासी भारत का मतलब है हम किसी दूसरे लोगों पे अतिक्रमण नहीं कर रहे। ये पुराना प्राचीन भारत का थ्योरी है। ये जो मिशन आदिवासी भारत है, ये थ्योरी बिरसावाद के अंतर्गत आई है। और आज हम ये सपना देख रहे हैं कि पूरे भारत के आदिवासी एक जगह आए हैं, पूरे विश्व के आदिवासी एक जगह आए। आज हम समानता बताने लग गए हैं कि भारत के आदिवासियों की जो सांस्कृतिक समानता है वो ऑस्ट्रेलिया के, अफ्रीका के, अमेरिका के और बाकी जगह के आदिवासियों से मिल रही है। ये क्यों बोलना पड़ रहा है? ये इसलिए बोलना पड़ रहा है कि आदिवासी भारत में कमजोर हो गया है, उसकी कोई वकालत नहीं कर रहा है, उसकी बुनियादी वकालत, उसकी संवैधानिक लोकतंत्र की वकालत करने की ताकत नहीं रही है, क्योंकि आदिवासियों को माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। और उसमें भी एक बहुतांश तबका जो है लीडरशिप का, वो यहाँ के प्रस्थापितों के हाथ में सरेंडर हो गया, उसको अपनी बात रखने की आजादी नहीं है। सवाल यह है, क्या इस देश में आदिवासियों की जनरेशन बचेगी? क्या इस देश में आदिवासी आदमी बचेगा जिसके पास काम के साधन नहीं है, जिसको अपने शरीर के पार्ट बेचना पड़ रहा है जिंदा रहने के लिए, जिसको अपना स्वाभिमान बेचना पड़ रहा है, जिसके पास में जिंदा रहने के स्रोत नहीं है, आज उसके लिए कोई काम नहीं बचा है। वो इस देश का जो श्रमिक ट्रेंड है, जिसको लेबर ट्रेंड बोलते हैं, उस लेबर ट्रेंड से भी बाहर हो गया आदिवासी। यानी उसको मेहनत करने वाले काम भी नसीब नहीं होंगे, ऐसी व्यवस्था निर्माण हो गई है, क्योंकि वो अनस्किल्ड लेबर है। वो जो अनस्किल्ड लेबर है उसके लिए इस व्यवस्था में जिंदा रहने के साधन नहीं बचे। जिनके पास आरक्षण, जिनको आरक्षण का लाभ मिला, वो ऑफिसर बन गए, नौकरी आपके बीच में आ गई। आप अब उम्मीद मत कीजिए कि आपके पास रिजर्वेशन रहेगा, आप भूल जाइए। अभी ये जो पॉसिबिलिटीज है रिजर्वेशन की और एम्प्लॉयमेंट की, ये पॉसिबिलिटीज का अभी आप चित्रण नहीं कर सकते, उसका विश्लेषण नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी व्यवस्था नहीं रही। अभी विपरीत व्यवस्था है आपके खिलाफ। इस ऐसी महाभयंकर परिस्थिति में इस देश में आदिवासी कैसे जिंदा रहेगा, जिसकी डेली की इनकम 9.80 है, वो 3.40 गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में 11.80। क्या 11.80 में एक परिवार पल सकता है रोज? पॉसिबल है? ये कैसे हो सकता है? 70% आदिवासी मजदूर है, काम नहीं है उनके पास। ये लॉकडाउन में तो आप देख लें क्या हालत है आदिवासी, और केवल आदिवासियों की भी, इस देश के गरीब तबके, मजदूर, पिछड़े हुए तबकों की भी वही हाल है, लेकिन आदिवासियों की सबसे बुरे हाल। मैंने नहीं सुना कि देश में कोई उच्च वर्णीय लड़कियों ने हथियार पकड़ा, मैंने नहीं सुना किसी माइनॉरिटी के लोगों ने हथियार पकड़ा। लेकिन आप देख सकते हो
कि दिखाई दे रहा है हम लोगों के सामने। ये बड़ी महाभयंकर परिस्थिति है कि आदिवासी लड़कियां हथियार पकड़ के आज जंगलों में लड़ाई कर रही है। वो इसको संघर्ष मान रहे हैं। वो संघर्ष राष्ट्रीय है या गैर राष्ट्रीय है सवाल नहीं है। सवाल अपने सामने ये है कि वो आदिवासी समाज से लोग हैं, वो दिखाई दे रहे हैं हमारे सामने। हमारी 18 साल की बच्ची, हमारी 18 साल की बहन, 21 साल की बहन के हाथ में हथियार है। क्या कारण है? कौन सी मजबूरी है? ऐसी कौन सी परिस्थितियां है कि इतने बड़े संघर्ष की तरफ वो बढ़ गई? ये परिस्थितियां पैदा कैसे हुई? इसके पीछे मूलभूत कारण क्या है? भारत में जितने लोग विस्थापित होते हैं हर साल, उसमें 70% आदिवासी रहते हैं। जितने लोग स्वास्थ्य सुविधा के अभाव से मरते हैं, उसमें 50% लोग आदिवासी रहते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले लोग, जो एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाते हैं, जहां उनकी नागरिकता भी नहीं रहती, वो दूसरे राज्य में वोट भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे समूहों में 70% समूह आदिवासी हो गए। ये बड़ा प्रश्न है। आदिवासी क्षेत्रों में जब आप खुले मौसम में जाते हैं तो आपको बूढ़े लोग मिलते हैं, जवान बच्चे और जवान लोग वो दूसरे राज्यों में मजदूरी करने चले जाते हैं। उनकी जमीनें, कुछ कुछ जगह तो ऐसी स्थिति है कि उनकी 10-10 एकड़ 20-20 एकड़ जमीन है, बावजूद उसके मजदूरी करने जा रहे हैं क्योंकि वोटर की रिसोर्सेस नहीं है। मैं पारधी जनजातियों की बात की और बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं। ये मैं अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूं, ये सच्चाई है मेरे पास, ये आप देख सकते हो। हमारे पारधी भाई भीख मांगने का लाइसेंस मांग रहे हैं। जो किसी समय जल जमीन जंगल के मालिक थे, वो आज भीख मांगने का लाइसेंस मांग रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं कि हमको भीख मांगने दो सरकार से। इससे ज्यादा दयनीय स्थिति और कौन सी होनी चाहिए? आप बात नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आपकी पहचान नष्ट करने का षड्यंत्र चालू। आपके अपने लोग, आपके अपने बुद्धिजीवी, वो आप ही के खिलाफ आंदोलन में खड़े हो गए और आपको बोलते हैं, आपके ही विरोध के आंदोलन में खड़े होकर आपको बोलते हैं कि ऐसा करो। यानी अपने को मिटाना, अपनी अस्मिता को खत्म कर देना, अपनी पहचान को खत्म करना, अपने सामाजिक अस्तित्व को खत्म करना भी सिद्धांत हो गया उनके लिए। आदिवासी क्षेत्रों में जितने आदिवासी संगठन नहीं है उतने एनजीओ है। मैं क्यों बता रहा हूं ये? मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो बिरसावाद है, यही तत्वज्ञान समाज को निर्माण कर सकता है, इन परिस्थितियों से आपको सुरक्षा प्रदान कर सकता है। कुछ साथियों को लगता है कि भाई मैं अपने घर में हूं, खा पी के खुश हूं, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मैं कमा रहा हूं, खा रहा हूं। बिगड़ सामाजिकता के, बिगड़ सामाजिक संवेदनशीलता के आपका जीवन नष्ट है। उसका कोई कोई अर्थ नहीं है, अर्थपूर्ण जीवन नहीं है वो। आप बेईमानी कर रहे हो, भले आप मेहनत कर रहे हो खुद के लिए, अपने परिवार के, लेकिन आप में सामाजिक सोच नहीं है। यानी उस सामाजिक सोच को खत्म करने में 50% हिस्सा अपने लोगों को। आदिवासियों ने भी क्या अपनी सामाजिकता को खड़ा करने के लिए क्या प्रयत्न किए? हम छोटी छोटी बातों को लेकर इन सब चीजों को सोचते हैं। साथियों, बिरसावाद में यानी मिशन में आदमी बूढ़ा भी नहीं होता और मरता भी नहीं, क्योंकि विचारधारा का कोई अर्थ नहीं होता। आप इस बात को मान लीजिए, हमारी पीढ़ियां मर गई लेकिन आंदोलन नहीं मरा, हमारी संस्कृति नहीं मरी, हमारा संघर्ष नहीं मरा। आज भी हमारे लोग वही संघर्ष को लड़ रहे हैं। हम भारत देश जैसे देश में आज बैठे हैं जहां पर हमारे लोगों के बीच एक दहशत का माहौल है, हमारे लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन है, एक संक्रमण है, एक वैचारिक संक्रमण से हमारी नई जनरेशन सामने आ रही है। अगर आपने अपनी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को कुछ नहीं दिए तो वो आपके घर में रहेंगे क्यों? वो अपना घर छोड़ देंगे, वो दूसरी तरफ चले जाएंगे।
इस बात की सच्चाई को समझने की जरूरत है। अगर आप अपने समाज में अपने बच्चों को, घर में तो आप दे दोगे, लेकिन अगर आप समाज का एक वातावरण जो चाहिए उसको, जो सामाजिकता चाहिए, क्योंकि घर में रह के जीवन नहीं जिया जा सकता। खाना, रहना और सोना और जनरेशन को पैदा करना, ये जानवरों का जीवन है, मानवीय जीवन नहीं है। मानवीय जीवन सामाजिकता से, क्योंकि मानव ये सामाजिक प्राणी है, और मानव सामाजिक प्राणी है तो उसके साथ में सामाजिकता का होना बहुत जरूरी है। ये बिरसावाद, क्योंकि बिरसावाद का मूल सामाजिकता में है। बिरसावाद के बगैर समाज निर्माण नहीं हो सकता। आप अगर अपने पुरता ही जीवन जियोगे, अपने तक ही जीवन जियोगे, ये आपका जो जीवन है स्वार्थपूर्ण जीवन है, ये गैर सामाजिक जीवन है। और गैर सामाजिक जीवन ये खतरनाक होता है समाज के लिए, आपके लिए भी। तो हम अगर अपने आने वाली जनरेशन को समाज में कुछ नहीं दे सके, उनको रोक नहीं सके, इस विचारधारा के अंतर्गत अगर उनको सुरक्षित नहीं रखे, तो वो चले जाएंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। आपकी जनरेशन, बच्चा तो आपका रहेगा, लेकिन वो सुनेगा किसी दूसरे को। उसको मेंटल स्लेवरी बोलते हैं, जिसको वैचारिक गुलामी बोलते हैं। ये डर है आदिवासियों को। आज पूरी आदिवासी समाज के सामने, देश के नहीं विश्व के आदिवासी समाज के सामने ये चुनौती भरा प्रश्न है कि वो अपनी आने वाली जनरेशन को सामाजिकता से कैसे बांध के रख सकते। आपके बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, अलग अलग संगठनों में जा रहे हैं, अलग अलग इस तरफ जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों का आप सामना कर रहे हो। साथियों, ये मिशन आपकी आने वाली जनरेशन को जिंदा रखने का मिशन, वो अपने आने वाली जनरेशन के लिए काम करें। हम नहीं रहेंगे तो भी ये मिशन चलेगा। इसका फायदा हमारी जनरेशन को। सवाल आपके सामने है कि आप क्या दे रहे हो अपने बच्चों को, कौन सी विचारधारा दे रहे हो, कौन सी सामाजिकता दे रहे हो। लिख तो देते हो आप बोलते रहे हो आप आदिवासी हो, आदिवासी के नाम पे आपने क्या दिया? आप बोल रहे हो मैं भील हूं, मैं गोंड हूं, मैं महादेवपुरी हूं, मैं आंध हूं, मैं कोरकू हूं। आप ऐसा तो बोल देते हो, उसके आड़ में आप दे क्या रहे हो? एक सपना देखो, एक विजन खड़ा करता है बिरसावाद कि इस देश के आदिवासी एक जगह कैसे आए। इस देश में आदिवासियों में सांस्कृतिक समानता के आधार पर सामूहिक सामाजिक व्यवस्था निर्माण कैसे की जा सकती है, इस देश को एक नई दिशा कैसे दे सकती है। ये जो भारत है, जो आपका मूल देश है, जिसके आप मालिक हो, इस भारत को एक नए वास्तविक प्राचीन साझे में कैसे ढाल सकते हो। आप अपने भाइयों के, जो आपके वंशज है, ओबीसी है, एससी है, वो माइनॉरिटीज है, और बाकी समुदाय के लोग है, मराठा है, बाकी लोग है, इनको घर वापस कैसे बुलाओगे आप? इनके पास कुछ नहीं है। अगर इनको देश का मालिक बोलना है तो इनको ये साबित करना पड़ेगा कि वो आदिवासियों के वंशज है। ये सच्चाई है, यही बिरसावाद है। और इस तत्व ज्ञान को सामने रखकर एक कैडर बेस्ड काम पिछले 25 साल से भारत में चालू है। मैं उसका एक कार्यकर्ता हूं, मेरे जैसे और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, छोटा कार्यकर्ता भी मिशन में बहुत बड़ा आदमी होता है। वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या करता है, ये मायना नहीं रखता। उसकी ईमानदारी, समझदारी और पहरेदारी, ये है बिरसावाद। आपकी समझदारी, ईमानदारी और पहरेदारी, ये बेस है उसका। और इसी बेस के आधार पर आपको इस मिशन को चलाना है। आप अपने आप को मुरलीवासी बोल रहे हो, इसका मतलब कोई दूसरा बाहरी नहीं होता। आपको यह अधिकार है कि आप इस देश के मालिक हो। वास्तविकता है, आप जमीन जंगल के आप मालिक हो, प्राचीन काल से हो, आज से नहीं हो। ये कैसे भूल जाते हो? आपको प्रयत्न करते हैं भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, आपके दिमाग में एक संक्रमण, वैचारिक संक्रमण पैदा करके आपको कंफ्यूज करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा सोचो, ऐसा नहीं, ऐसा सोचो। ये चीजों से हमको बाहर निकलना है, इन बातों से हमको बाहर निकलना है। साथियों, प्राथमिकता समाज निर्माण की होनी चाहिए।
राष्ट्र निर्माण की होनी चाहिए, और ये देश आपका है, इसलिए आपकी मूल विचारधारा से देश चलना चाहिए, इसके लिए प्रयत्न करना। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास साधन नहीं है। अरे हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता देखिए आप, हम नहीं डरे। जमाने की तकलीफों का सामना किए, जमाने के आगे पीछे काम किए, और एक एक स्टेज तक लाए कि आज देश में बिरसा मुंडा के आंदोलन को, आदिवासी शहीदों के आंदोलन को लोग पहचान रहे हैं। इस हद तक तो आ गया है, और इसमें सभी लोगों का योगदान है। संगठनवाद के नाम पर, पार्टीवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, पूंजीवाद के नाम पर ये जो संघर्ष हमारे लोग करते हैं, जो तुलनात्मक बातें करते हैं, ये है पागल, ये बच्चे हैं, ये समाज के लिए घातक सोच है। आपको समाज पे एक जगह लाना है तो पार्टीवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, संगठनवाद, इसको खत्म करना पड़ेगा। आपको सांस्कृतिक समाजवाद की बात करनी पड़ेगी, आपकी सांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था को खड़ा करना पड़ेगा, उसके आदर्श को सामने रख के काम करना पड़ेगा। एक तरफ आपकी पहचान, दूसरी तरफ आपके अधिकार, और तीसरी तरफ आपके ऊपर होने वाला दमन, अत्याचार के खिलाफ में आपका संघर्ष। ये इतनी सारी चुनौती आपके सामने, और उससे बड़ी चुनौती आपके जीवन को बचाने की, जिंदा रहने की। आप जिंदा कैसे रहोगे? आपकी मैकेनिज्म क्या रहेगा? आपके सामाजिक सामाजिक जीवन की कल्पना कीजिए। आप केवल जीवन की कल्पना मत कीजिए, क्योंकि आप मानव है, मानव ये सामाजिक प्राणी है, इसलिए कभी भी कल्पना करते वक्त सामाजिक जीवन की कल्पना करनी चाहिए। ये बात बिरसा, यही बात टंडन हिल ने बोला, यही बात बाबूराव शेरमाके ने बोला, राघोजी भांगरे ने बोला, तिलका मांझी ने बोला, रेंगा बोरकू ने बोला, हमारे शहीदों ने यही बात की। उनकी विचारधारा है ये। बिरसावाद कोई नया लाया हुआ ये नहीं है, इस पर काम किया गया है। कुछ लोगों ने मेरे को ही इस पर घेरने की कोशिश की। साथियों, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम इसका सामना करने के लिए तैयार है। इसकी हर एक चीज को क्लैरिफाई करके, इसकी सच्चाई को, उसका विश्लेषण करके पूरे समाज ने, विश्व के सामने रखने की तैयारी चल रही है, और ये होगा। भारत में नहीं, विश्व में अपने आप का पहला मिशन है, जो पूरे विश्व के आदिवासियों को एक जगह लाने की बात कर रहा है। इस बात पर आप ध्यान दीजिए। ये चुनौती है हमारे सामने, और उस चुनौती का हम लोग सामना करते हुए काम कर रहे हैं। एक एक कैडर, एक एक कार्यकर्ता, चाहे मजदूर रहे, ऑफिसर रहे, नेता रहे, मंत्री रहे, आईएएस अधिकारी रहे, आईपीएस अधिकारी रहे, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे संवेदनशील समय पर अगर आप लोग इस मिशन को, इस मिशन के तत्व ज्ञान को, इसके पीछे का जो बेस है उसको नहीं समझोगे, तो एक तो आपके साथ धोखा हो जाएगा, और दूसरा आप बेईमानी करोगे। आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके समाज के साथ हम धोखा ही कर रहे हैं। हमारे सामने कोई पर्याय नहीं है सिवाय मिशन, क्योंकि मिशन ही समाज का निर्माण करता है, संगठन नहीं करता है। आपके पास 1000 संगठन होंगे, संगठन एक इशू पे काम करता है, कुछ परिक्षेत्र पे काम करता है, कुछ परिवेश पे काम करता है, उसकी लिमिटेशंस होती है, उसकी मर्यादाएं होती है। मिशन की कोई मर्यादा, इसकी कल्पना बहुत अलग तरीके से की गई है। आज के दिन जो बिरसावाद को आप लोगों ने समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये संभव नहीं है कि मैं एक घंटे के स्पीच में आपको उसके बेस की तरफ लेके जाऊं, उसके आइडियोलॉजिकल बेस की तरफ लेके जाऊं, उसके मूलभूत गर्भ की तरफ लेके जाऊं। इस विचारधारा के गर्भ में क्या है, ये बात हम प्रशिक्षणों के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से समझ सकते। लेकिन एक ओरल डिस्कशन, एक औपचारिक चर्चा जो हम लोग कर रहे हैं, उसके पीछे की पार्श्वभूमि ये मैं आपके सामने रखने की कोशिश की। साथियों, हमारी कोशिश है भारत के जितने आदिवासी संगठन है उसका समन्वय स्थापित करना। हमारी कोशिश है भारत के जितने साहित्यिक है उनका समन्वय स्थापित करना है। भारत के जितने आंदोलन है उनमें समन्वय स्थापित करना है।
हमारी कोशिश है भारत में आदिवासियों की अपनी एक शैली रहे, जिसके आधार पर बाकी जो आदिवासियों की बस्ती है उनको भी जोड़ना। एक बड़ा व्यापक विषय नहीं है, आपकी सोच व्यापक होनी चाहिए, छोटी छोटी सोच मत रखो, ये छोटी सोच का गुलाम मत बनिए, ये आपको एक बीमारी की तरह लग गई है, इससे बाहर निकलना है हमको। आप जब ये व्यापक हो जाओगे आप तो खुद महसूस करोगे कि नहीं, हमको इस डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। एक जनजाति, एक विशिष्ट जनजाति का बनकर आपको मरना है तो समुद्र में मरिए, आप ये डोब में मत मरिए। जो बरसात का पानी होता है एक तालाब जैसा वो बन जाता है, उसमें मरने का ये मत कीजिए। मरना है तो समुद्र में डूबने की सोचिए। अगर सोचना है अपने आप को समुद्र के सामने रख के बात करो, अपनी विचारधारा को इतना व्यापक करो। मिशन तभी चलेगा जब आप में वैचारिक क्लियरता रहेगी, विचारों से लैस रहेगी, आपकी सिद्धांत को समझना पड़ेगा, आपकी आइडियोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, तब जाके मिशन चलेगा। मैं आज आप लोगों के सामने बिरसावाद की जो पार्श्वभूमि इस बारे में मैंने बात किया। कल हम इसके मूल तत्वज्ञान की तरफ चलेंगे। कल फिर इसी समय हम लोग जरूर मिलेंगे। मैं जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं साथियों से विनती करता हूं जो नहीं देखे हैं उनको भी दिखाइए, आप इसको फैलाइए, इसको रिकॉर्ड पर रख के काम कीजिए। मोहन मुंडे जी, हाँ। आप लोग ये प्रयत्न कीजिए कि आपकी ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको बराबर बनाइए। अगली बार कल के दिन हम लोग बिरसावाद के बेस को समझेंगे, संगठन की पार्श्वभूमि को समझेंगे, हमारे रोल को, हमारे को करना क्या है, किस तरीके से कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता और कैडर में क्या फर्क होता है, कार्यकर्ता कैडर कैसे बनता है, कैडर से मिशनरी कैसे बनता है, इस पर बात करेंगे। आप लोगों से मेरी विनती है कि गंभीरता से इस आयोजन का आप लोग लाभ उठाएं। आज लॉकडाउन की सिचुएशन में हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े लोगों को खो दिया है। हमारे बीच में हमारे जो कैडर्स थे, जो आधार थे, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड से खबर आ रही है, उड़ीसा से खबर आ रही है, आसाम से खबर आ रही है, गुजरात से खबर आ रही है, ये जितने लोग हमने खोए हैं वो जीवन तो उनका यानी मृत्यु तो हुई है उनकी, लेकिन हमारे बीच में जिंदा है, क्योंकि ये मिशन जिंदा है। मैं उन तमाम लोगों को, उन क्रांतिकारी साथियों को, उन बिरसावादी साथियों को मैं बिरसावादी आदरांजलि और बिरसावादी सैल्यूट करता हूं। और उनको उनके ही याद में, उन्हीं की स्मृति में ये सीरीज हम लोग चला रहे हैं। साथियों, इस आंदोलन का हर आदमी एक क्रांतिकारी साथी है, वो सैनिक है समाज का, वो देश का सैनिक है, वो इस व्यापक मानवतावादी दृष्टिकोण का सैनिक है, इस मानवतावादी विचारधारा का सैनिक है। मैं कल फिर आपके बीच में फिर मौजूद होंगे। तब तक के लिए जय बिरसा, जय आदिवासी।